आज के इस वीडियो में हम लोग कृतिका से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है उसकी जो लेखिका है वह मधु कांकरिया जी हैं। यह जो पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा का वर्णन इस पाठ में लेखिका ने यात्रा का वर्णन करते हुए सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य व हिमालय के विराट व अद्भुत रूप का खूबसूरती से वर्णन किया है। लेखिका पहली बार उच्च हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़ेद बर्फ वाले पर्वतों व प्राकृतिक दृश्य को देख रही थी, जिस कारण वह बहुत रोमांचित महसूस करती है। लेखिका के मन में इन पहाड़ों की खूबसूरती, कलकल बहती नदियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते जल प्रपातों जिनको वाटरफॉल कहा जाता है, बर्फ से ढके पहाड़ों, टेढ़े मेढ़े संकरे रास्तों ने लेखिका का मन मोह लिया। जहाँ एक ओर पहाड़ों की खूबसूरती थी, वहीं दूसरी ओर यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए कई बार यही पहाड़ मुसीबत खड़ी कर जाते हैं। उन्हें हर दिन इन टेढ़े मेढ़े संकरे रास्तों से होकर आना जाना होता है। खेत खलिहान भी घर से दूर होते हैं, अतः रोज़ उन्हें इन पहाड़ों पर चढ़ाई करनी होती है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ के लोगों की रोज़ की दिनचर्या में जंगलों से जानवरों के लिए चारा लाना और जलाने के लिए लकड़ी लेके आना, खेती बाड़ी के अनेक काम शामिल होते हैं। महानगरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कठिनाइयों से भरी होती है। वो हर रोज़ एक नई चुनौती का सामना करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो जीवन है वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और महानगरों में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो किस प्रकार से व्यतीत होता है, इन्हीं सब पर चर्चा की है। आगे लेखिका पाठ प्रारंभ करते हुए कहती हैं कि जब लेखिका शहर में रहती हैं, वो शहर के उबाऊ जीवन से बहुत परेशान हो जाती हैं कि रोज़ उठ भाई काम पे जाना, है ना, घर आना, बस उतना ही जीवन है। महानगरों में जो फ्लैट कल्चर है, बस अपने फ्लैट में है, फ्लैट से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो लेखिका इनसे थोड़ा सा क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो वो किसी पहाड़ी राज्य की सैर करने के बारे में प्लान करती है। तो वो प्लान करती है सिक्किम सिक्किम गैंगटॉक में जाती है। तो गैंगटॉक में जाती है तो उसके साथ उसकी एक मित्र और उसका एक जो गाइड है जितेन नार्गे, ये लोग वहाँ पर इन लोगों के साथ वहाँ पर जाती है। एक्चुअली लेखिका को वहाँ पर बर्फ़ देखने का शौक़ था, लेकिन बर्फ़ लेखिका को वहाँ पर गैंगटॉक में मिली नहीं। ठीक है, तो लेखिका ने क्या किया, अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका जो है कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देख करके खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी जो सहयात्री जो मित्र थी उसके साथ जो आई थी लेखिका के साथ मणि, और जो गाइड था जितेन नार्गे, उनके साथ कहाँ के लिए रवाना हो जाती है, गैंगटॉक के लिए रवाना हो जाती है। गैंगटॉक लेखिका किस लिए जाती है, क्योंकि उसको बर्फ़ वहाँ से दिखाई नहीं देती है। गैंगटॉक से 149 यानी कि 149 किलोमीटर युमथांग में, किसी ने उसको बताया था कि युमथांग में आपको बर्फ़ मिलेगी। युमथांग में कटाओ नाम की कोई जगह है, तो वहाँ उनको बर्फ़ मिलेगी। ऐसा किसी के द्वारा ऐसा सुनने पर उन्होंने यह प्लान बनाया, निश्चित किया कि भैया हम अब बर्फ़ देखने के लिए युमथांग जाएंगे। तो जितेन नार्गे को लिया जो उनका गाइड था और ड्राइवर था, और साथ में उनकी जो सहयात्री थी, उनकी मित्र थी मणि, उसके साथ वो रवाना हो जाती है। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखाई देती हैं। जो पताकाएँ, ये जो ध्वज थी, ये जो पताकाएँ थी, ये फहरा रही थी, ये शांति और अहिंसा के प्रतीक थी, और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ फहरा दी जाती हैं, लेकिन एक एक अंतर है कि यदि
कोई व्यक्ति मरता है तो सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती हैं, और जब कोई नया काम प्रारंभ होता है, कोई उत्सव होता है, कोई खुशी का काम होता है, तो उस समय पर रंगीन पताकाएँ फहरा दी जाती हैं, रंग बिरंगी पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। ऐसा किसने बताया था? जितेन नार्गे ने, लेखिका को। तो जितेन ने बताया कि क्विलोंगस्टॉक नामक जो स्थान पर, जो यहाँ क्विलोंगस्टॉक जो जगह है, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ धर्मचक्र दिखाई दिया, जिसे धर्मचक्र या प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते हुए महसूस हो रहा था। यह सब किसको लग रहा था? लेखिका को। वह विशाल लगने लगता है, वह और भी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है हिमालय। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जब जीप रुकती है तो सभी लोग वहाँ की सुंदरता को अपने अपने कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था, जो झरने का पानी था वो उसको देख करके लेखिका को ऐसा लगा कि वह उनके अंदर की सारी बुराइयों और दुष्टता को भर करके ले जा रहा है। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपने रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। अर्थात कहने का यह अभिप्राय है कि लेखिका जब कहाँ के लिए निकलती है? युमथांग के लिए निकलती है, तो लेखिका को रास्ते में सब कुछ कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छड़ी घुमा करके बदल दी हो, जैसे जादू हो रहा हो, है ना। क्योंकि उसको वाटरफॉल दिखाई दे रहे थे, कहीं धीरे धीरे हिमालय जो था वो और भी विशाल हो रहा था। तो लेखिका को कैसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ नया दिखने वाला हो। घाटियाँ, बर्फ, ठीक है, वहाँ का मौसम, ये सब कुछ लेखिका को कैसी अनुभूति करा था? आनंद की अनुभूति करा रहा था। फिर क्या होता है? थोड़ी देर के बाद जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुक जाती है। वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे बेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। लेखिका सहम गई कि किस प्रकार से वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को टोकरियों में बांध करके कितने कठिन कार्यों को कर रही हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़िन जो हैं, ये महिलाएं जो काम करने वाली हैं, ये क्या कर रही है? पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बनाने का काम कर रही हैं। क्योंकि वहाँ पर रास्ते अक्सर क्या होते हैं? संकरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे रास्ते होते हैं। तो कई बार काम करते करते किसी न किसी व्यक्ति की उसमें मौत भी हो जाती है, वो मर भी जाता है। क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट सकता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। ठीक है, आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3 साढ़े 3 लगभग कितने किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ करके स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन क्या है? बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता क्या हो रहा था? जिस रास्ते पर लेखिका जा रही थी वो रास्ता और भी तंग होता जा रहा था, यानी कि और कम चौड़ा होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनी के बोर्ड लगे थे जगह जगह। शाम के समय जो जीप थी चाय बागानों में से होकर के जब गुजर रही थी, बागानों में कुछ युवतियाँ सिक्किम परिधान पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। आपको पता होगा कि सिक्किम चाय के लिए भी प्रसिद्ध जगह है। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके थे। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे, लेकिन सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर लेखिका बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन जो है पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब का काम था। ठीक है, लेखिका को वहाँ क्या है? बर्फ़ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ भी लेखिका को बर्फ़ कहीं भी नहीं थी। जहाँ पर लेखिका ने रात का स्टे लिया था लायुंग में, तो अब वहाँ पर एक जो स्थानीय युवक था उसके अनुसार उसने यह बताया कि यहाँ पर ना प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। तो प्रदूषण होने के कारण स्नोफॉल क्या हो गया है? कम हो गया। अब देखिए ना, अक्सर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए,
वो क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारा खाना लेके जाते हैं प्लास्टिक की पन्नियों में, है ना, और वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, उन पन्नियों को वहीं फेंक के अपना खाना पीना खाए और पहाड़ों को गंदा करके हम लोग चले आते हैं। तो इसी कारण से क्या है कि धीरे 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 जो हो रहा है वो पॉल्यूशन बढ़ रहा, प्रदूषण बढ़ रहा है। पहाड़ों में भी आवाजाही हम लोगों की क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच जा रहे हैं। पहले क्या था, लोग कम थे तो लोग वहाँ पर कम पहुँचते थे, तो कम पहुँचते थे इसलिए पहाड़ों में बर्फ़बारी होती थी। अब क्या है, बर्फ़बारी उतनी होने क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोगों का पहुँच आसान हो गई है। तो लोगों की पहुँच आसान होने से प्रदूषण वहाँ पर बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा तो बर्फ़ पड़नी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है। तो उसी प्रकार से उस युवक ने बताया था कि यहाँ पर स्नोफॉल क्या हो गया, कम हो गया। तो उसने बताया कटाव में बर्फ़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि कटाव जो है उसको भारत का क्या कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ठीक है। अब कटाव को अभी तक क्या टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी कि आपने एक चीज़ देखी होगी, जितनी जितने भी जो पहाड़ी जगह हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट जो बन चुकी हैं, उन सारी जगहों पर जो आज से 20-30 साल पहले की जो खूबसूरती थी, वो खूबसूरती उन जगहों की रही नहीं। नैनीताल की बात कर लीजिए, भीमताल की बात कर लीजिए, आज ये सब क्या है, पहाड़ी जितनी भी जगह हैं ये सब हमारे पहुँच में आसान है, हम आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो क्या हो गया, हमारी पहुँच यहाँ पर बढ़ी, लोगों की पहुँच, जितने लोगों की यहाँ पर पहुँच बढ़ी उसके कारण हुआ क्या कि लोग गए, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ पर होटल, ये बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ गाड़ियाँ भी गई, तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण ही इन जगहों का, ये जो पहाड़ी जगह हैं, इन जगहों की खूबसूरती में कमी आ गई है। ठीक है। अब लेखिका वहाँ से जब पता चला लेखिका को, तो लेखिका ने पता किया, तो लायुंग से जो कटाव का सफ़र था वो 2 घंटे का था। तो कटाव का रास्ता लेकिन ख़तरनाक था, वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी रास्ते वैसे भी संकरे होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था, चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी, यानी कि लेखिका जब अगले दिन लायुंग से निकली कटाव के लिए, तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगी थी। और लेखिका को बर्फ़, मेनली लेखिका गई इसलिए थी क्योंकि उसको बर्फ़ देखनी थी। तो सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण में फ़ोटो खिंचा रहे थे। लेखिका के साथ जो और भी यात्री थे वो सब वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन लेखिका वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। ठीक है। तो लेखिका को लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषियों मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। यह किसका मानना है, लेखिका का मानना है। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी, यानी कि जो लेखिका के साथ आई थी वो भी कहीं ना कहीं दार्शनिक होने लगी थी। ठीक है। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सदियों से हमारे लिए क्या कर रही है, पानी इकट्ठा कर रही है। और क्या करती है, गर्मियों में ये बर्फ शिलाएँ पिघल करके जलधारा बन करके हम लोगों की प्यास को क्या करती है, शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय, यानी कि प्रकृति जो बर्फ के रूप में जल संचय करती है, ये क्या है, अपने आप में अद्भुत है। इसी जल संचय के कारण, इसी बर्फ के कारण जो हिमालयी नदियाँ रहती हैं वो साल के 12 महीने उनमें क्या रहता है, जल रहता है। इस प्रकार नदियों और हिमशिखरों का हम पर क्या है, ऋण है। हम इन नदियों के, इन पर्वतों के, इन हिमशिखरों के क्या हैं, हम ऋणी हैं। पेड़ों के हम ऋणी हैं। ठीक है। जो हमें निस्वार्थ भावना से क्या कर रही है, पानी उपलब्ध करा रहे हैं, फल, पेड़ क्या करा रहे हैं, फल उपलब्ध करा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। अब जैसे ही लेखिका वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसको फौजियों की छावनियाँ दिखाई दी, जो कि क्या है, वो जो इलाका था वो बॉर्डर का इलाका था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में यहाँ बहुत ठंड थी, चैत बैसाख, ठीक है, यानी कि मई के महीने में भी वहाँ क्या था, ठंड था। और वे लोग पौष और माघ की ठंड में, ठीक है, पौष और माघ का मतलब दिसंबर और जनवरी की ठंड ठंड में किस तरह रहते होंगे, इसको सोचते हुए लेखिका क्या हो गई, उदास हो गई। क्योंकि मई के महीने भी जब इतनी ठंड थी तो दिसंबर और जनवरी में कितनी ठंड पड़ती होगी, इसके लिए लेखिका क्या हुई, उदास हो गई। वहाँ जाने का रास्ता भी क्या था, बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और
रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा, युमथांग गटाओ जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है, बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर के उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था और अब सिक्किम क्या हो गया, वो भारत का एक हिस्सा बन गया। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते भी क्या है, चांदनी रातों में भौंकते हैं। तो लेखिका ने जब ये सुना कि यार पहाड़ी कुत्ते चांदनी रातों में भौंकते, तो लेखिका सुन करके हैरान रह गई। लेखिका को ऐसा लगा कि भैया जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, तो ऐसे ही पूर्णिमा का प्रभाव कुत्तों पर भी पड़ता होगा। लेखिका को और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में, गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर भी दिखाई दिया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का एक 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों में के बारे में भी लेखक ने लेखिका को बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि यह पाठ आपकी समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।